देखो भाई, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बनाते जाओ ये डायग्राम, या तो आप लोग बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको एक सिंपल बनाऊं मैं यहाँ पर, तो एक सिंपल डायग्राम क्रोमोसोम का ऐसा होता है। इस सिंपल डायग्राम में ये होते हैं दो क्रोमेटिड, और ये भी क्या है, क्रोमेटिड। एक मिनट, थोड़ा लाइट ऑन कर दूं मैं। देखो भाई, एक सिंपल डायग्राम बनाया मैंने क्रोमोसोम का, जिसमें दो क्रोमेटिड होते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रक्चर से, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इस क्रोमोसोम की जो एंड होते हैं ना, इसे कहते हैं टीलोमियर। जैसे यहां पर भी इसे क्या कहेंगे, टीलोमियर। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में, या ये कहो कि इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ कैसा नजर आएगा। देखो भाई, ये तो बना दिए क्या, क्रोमेटिड। ठीक है, एक क्रोमेटिड ये रहा। ठीक, ये क्या है इसका, सेंट्रोमियर। ठीक, ये इसके टर्मिनल पे क्या है, टीलोमियर। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर होगा टीलोमियर। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, देखो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और देखो मैट्रिक्स पार्ट भी इसके अंदर होता है थोड़ा सा। साइटोप्लाज्म तो नहीं है, ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स है। इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, जिसे कहते हैं पेलिसिल। ठीक है, PELLICLE। ये जो कवरिंग होती है क्रोमोसोम की, ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है भाई, उसके बाद ये जो अंदर का पार्ट है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो कहने के लिए है, जब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके DNA और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है, और थोड़ा सा मैट्रिक्स बन जाता है। एक्चुअली इस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स, साथ में होता है वाटर, और साथ में होते हैं कुछ मिनरल्स। ये सारी चीज़ें होती हैं इस मैट्रिक्स में। ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं। पेलिकल और मैट्रिक्स ये दोनों ही नॉन जेनेटिक पार्ट हैं, ना ही इनसे कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ना ही कभी शायद पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोनीमेटा। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम क्या, क्रोमोनीमा। दोनों एक ही बात है। क्रोमोनीमेटा एक सिंगुलर वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, सिंगुलर और प्लूरल, और क्रोमोनीमा एक प्लूरल वर्ड है। बस यही अंतर है, बाकी का दोनों सेम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि ये क्रोमोनीमा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है वेजडोविस्की। इस वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखना, वेजडोविस्की ने ही ये क्रोमोनीमा शब्द दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो क्रोमोनीमा है ना, यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही है इसका जेनेटिक पार्ट। इस क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ यही जेनेटिक पार्ट है, बाकी का कुछ भी जेनेटिक पार्ट नहीं है।
ये पेलिकल, ये मैट्रिक्स, ये सब नॉन जेनेटिक पार्ट है। ये सेंट्रोमियर, ये सब नॉन जेनेटिक पार्ट है। मेन जो जेनेटिक पार्ट है वो है इसका क्रोमेनीमेटा। इसी के अंदर तो होते हैं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन। ठीक है भाई। इसके पास कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं इसी क्रोमोनीमा से। कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ गोली जैसे स्ट्रक्चर, बटन जैसे स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, इनको कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर, ठीक है। बस इस पे ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई क्रोमोनीमा के ऊपर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है क्रोमोमियर। बस इतना याद रखना है। अब देखो ये जो क्रोमेनीमेटा है या क्रोमोनीमा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दो ये जो कॉइलिंग आप जो देख रहे हैं, ऐसी दो तरह की कॉइलिंग होती है इस क्रोमेनीमेटा की या फिर कहो इस क्रोमोनीमा की। किस तरह की होती है? एक जो कॉइलिंग है उसे कहते हैं प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। प्लेक्टोनेमिक, ठीक है भाई। एक कॉइलिंग होती है प्लेक्टोनेमिक और दूसरी कॉइलिंग होती है पैरानेमिक। तो ये प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक कॉइलिंग में क्या फ़र्क है समझो। दो धागे हैं, इसमें दो स्ट्रैंड हैं, इस तरह से हों, इस तरह की जो कॉइलिंग होती है उसे कहते हैं प्लेक्टोनेमिक। एक होती है पैरानेमिक, इसमें एक स्ट्रैंड सिंपल रहेगी और इसके ऊपर दूसरा कॉइल्ड रहेगा, इसे कहते हैं पैरानेमिक। ये ठीक उसी तरह की कॉइलिंग है जैसे लड़कियां चोटी बनाती हैं ना, तो चोटी बनाते वक्त वो जो बालों को बुनती हैं, जो कॉइलिंग होती है वो सेम यही प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होती है। ये प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग आसानी से सेपरेट नहीं होती, नॉट ईजिली सेपरेट, ये आसानी से सेपरेट नहीं होती। और इस तरह की कॉइलिंग होती है माइटोटिक प्रोफेज के अंदर, ठीक है। बाकी का सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे जब सेल डिवीज़न की बारी आएगी। अभी बस इतना ही याद रखो, ये प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग इस तरह के पैटर्न में पाई जाती है जो आसानी से सेपरेट नहीं होती और माइटोटिक प्रोफेज में होती है। पैरानेमिक कॉइलिंग ये बड़ी आसानी से सेपरेट हो जाती है, ईजिली सेपरेबल, और ये पाई जाती है मियोटिक प्रोफेज के अंदर, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग किसकी कॉइलिंग हो रही है? ये एक्चुअल में है क्या? ये है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा की कॉइलिंग होती है ना, जैसे इस क्रोमोसोम के अंदर कौन सी कॉइलिंग है? प्लेक्टोनेमिक। ऐसी पैरानेमिक कॉइलिंग भी होती है, वो माइटोटिक प्रोफेज में होती है, ठीक है। तो दो तरह की कॉइलिंग पाई जाती है। और देखो बात करते हैं सेंट्रोमियर की। ये सेंट्रोमियर का क्या काम है, क्या यूज़ है इस सेंट्रोमियर का? आप देख रहे हो दो क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम के पास, एक क्रोमेटिड ये रहा और दूसरा क्रोमेटिड ये रहा। ये दोनों क्रोमेटिड किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? इस सेंट्रोमियर की मदद से। मतलब इसका काम होता है अटैच द टू क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्रोमेटिड को आपस में जोड़कर रखती है। जब सेल डिवीज़न होता है और जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब स्पिंडल फाइबर इसी सेंट्रोमियर पर आकर अटैच होता है। एक्चुअल में उनका सेपरेशन होता कैसे है? स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर पर आकर अटैच होते हैं, उसके बाद एनाफेज स्टेज में वे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी अपनी पोल पर खिंचते हैं, जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियर जो है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ये टूट जाता है। तो आधा सेंट्रोमियर आधे क्रोमेटिड को लेकर एक पोल पर जाता है और आधा सेंट्रोमियर आधे से क्रोमेटिड को लेकर दूसरे पोल पर जाता है। मतलब ये जो सेंट्रोमियर है ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है उसमें भी हेल्प करता है। और जब ये मूवमेंट में हेल्प करता है ना, तब इस सेंट्रोमियर को कहा जाता है काइनेटोकोर। इसे क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि जब अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोमल मूवमेंट में हेल्प करता हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के पास प्रोटीन डिस्क होती हैं, उसी प्रोटीन डिस्क पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाता है और इतनी मजबूती से अटैच होता है कि जब वो खींचते हैं, दोनों स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को अपने अपनी तरफ खींचते हैं
तब ये सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है। या तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है या ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग होती है। दो भागों में टूट जाता है, आधा क्रोमेटेड एक तरफ और आधा क्रोमेटेड, एक क्रोमेटेड ऊपर चला जाएगा, एक क्रोमेटेड उसके अपोजिट पोल में चला जाएगा। कौन लेके जाएगा? ये सेंट्रोमियर। तब ये सेंट्रोमियर मूवमेंट में काम करता है, क्रोमेटेड के मूवमेंट में हेल्प करता है, तब इसे कह देते हैं काइनेटोकोर। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है ये एक तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसलिए इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी इसे हम कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आपको और मिल रहा है। अब चूंकि इस सेंट्रोमियर को हम कह चुके हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसीलिए इसका नाम रख दिया क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नाम क्यों रखा? क्योंकि हम सेंट्रोमियर को पहले ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल चुके हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक तरह का रुकावट। जैसे कि अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में अगर यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाए इस तरह से, कहीं पर अगर वो धंसा हुआ हो तो उसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर क्या है? एक तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर ये भी क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, इसके पास होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। ये जो होता है आपका NOR, ये बनाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई न्यूक्लियोलस कहाँ बनता है, तो वो बनता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और ये कहाँ पाया जाता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो पार्ट है क्रोमोसोम का, इसे कहा जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और टीलोमियर के बीच वाला जो पार्ट है क्रोमोसोम का, उसे कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब आ जाओ अपना टीलोमियर। टीलोमियर का काम क्या है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो जाए, ये क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ ना कर जाए। तो उनके फ्यूज़न को रोकता है कौन? टीलोमियर। तो इट प्रिवेंट द फ्यूज़न ऑफ टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के फ्यूज़न को आपस में रोकता है, उनको जुड़ने से रोकता है कौन? टीलोमियर। इस टीलोमियर के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस में पाए जाते हैं। रिपीटेटिव का मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड बहुत बार पाए जाएंगे। यहाँ पर इस टीलोमियर का जो रेप्लिकेशन है वो भी अलग तरीके से होता है, उसको अलग एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम पर क्वेश्चन आता है। उस एंजाइम को कहते हैं टीलोमेरेज एंजाइम, और ये टीलोमेरेज एंजाइम जो है वो इसी टीलोमियर पार्ट में पाया जाता है। तो टीलोमियर के बारे में ये तीन बातें आप याद रखना। एक कि टीलोमियर का काम क्या है? दो क्रोमोसोम को आपस में फ्यूज़ होने से रोकना। इसके अलावा टीलोमियर के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, एक ही न्यूक्लियोटाइड कई बार मिल जाएगा आपको, इसलिए यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो एकदम ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट उसको एंजाइम चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम कौन सा होता है? टीलोमेरेज एंजाइम, जो इस टीलोमियर के अंदर पाया जाता है। तो ये बात की हमने किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।